डर एक एहसास में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ये हमारे चैनल की 99वीं वीडियो है और आप इसके 100वें एपिसोड में क्या देखना चाहोगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं अपनी फेस कैम वाली एक डरावनी वीडियो इस चैनल पर जल्द लाने वाला हूँ, तो क्या आप उसे एक लाइव वीडियो देखना चाहोगे या एक डॉक्यूमेंट्री की तरह देखना चाहोगे? प्लीज़ इसे भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक प्रशंसक ने। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है और इसे भी हम पर छोड़ा है कि हम इस कहानी को सच मानेंगे या नहीं। तो अब इस कहानी को सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, ये मेरे साथ घटी एक बहुत ही डरावनी घटना है। मैं दिल्ली के साउथ में एक छोटे से इलाके में रहता हूँ। यहाँ पर मैं अपने गांव से आया हुआ हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी जॉब कुछ साल पहले मिल गई थी और तब मेरा घर भी ठीक ठाक चलने लगा था। मैं शादी के बारे में सोचने लगा था। मेरे माँ बाप अभी गांव में ही रहते थे और यहाँ पर मैंने एक छोटे से प्लाट में छोटा सा घर भी बना लिया था। हमारे पास कभी अपना घर नहीं था और हम हमेशा से किराए पर रहते आए थे, लेकिन मैंने धीरे धीरे पैसे जोड़कर इस तरह छोटा सा घर बना लिया था। भले ही ये दीवारों पर टीन की छत थी, लेकिन अपना तो था। मैं इसी तरह से तरक्की करते हुए एक अच्छा सा घर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक परेशानी की बात थी। मुझे छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा था। मुझे लगने लगा था कि कोई बीमारी ने मुझे जकड़ लिया है। वैसे भी मेरी सिगरेट पीने की आदत मुझे कभी ना कभी परेशान करेगी, मुझे ये पता था। मैं सिगरेट छोड़ना तो चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसी लत लग गई थी कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था। ये कॉलेज के दिनों से मेरे साथ चिपक गई थी और तब से ही मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं ये सोचा करता था कहीं इससे मेरी जान ही ना चली जाए, लेकिन मैं ये भी सोचता था कि कई लोग बहुत लंबी उम्र तक सिगरेट पीते हैं, तब जाकर उनको बीमारी लगती है। मैं कभी ना कभी जल्द ही से छोड़ दूंगा, लेकिन इस आदत ने मुझे अपने साथ चिपका लिया था और शायद मेरी छाती का दर्द भी इसी कारण था। मैं इसी डर के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया था और मुझे अब डॉक्टर ने स्कैन करवाने के लिए कह दिया था। मेरे कई तरह के टेस्ट हुए थे। मैं उसका रिजल्ट जानने से ज़्यादा डर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे जानूं। मुझे लगता था कि मैं अपनी बीमारी के बारे में जान लूंगा तो शायद पहले ही मर जाऊंगा, लेकिन मुझे पता तो करना था। डॉक्टर भी घबराया हुआ, परेशान सा मुझे बता रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा कि तुम्हें कैंसर है। ये एक बहुत बड़ा झटका था। इस झटके ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं एक ऐसी बीमारी से जूझने वाला था जिसका शायद कोई इलाज नहीं। मैंने तो इतना ही सुना था। मेरी एकदम से नींद उड़ गई थी, मेरे होश उड़ गए थे। मैं उस सिगरेट को गालियां दे रहा था। कैसे उसने एक ऐसी बीमारी मुझे दे दी थी जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता था। लेकिन डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान मेरी धड़कनें थोड़ी कम कर रही थी। डॉक्टर का कहना था कि ये छाती में एक तरह का कैंसर है, लेकिन ये पहली स्टेज पर है और तुम इसका इलाज कर सकते हो। मेरी आंखें चमक गई थी। क्या सच में कैंसर का इलाज होता है? तो डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल होता है। इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज पर तो बड़ी ही आसानी से इसका इलाज हो जाता है। तुम 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे और अपनी सिगरेट की आदत भी पहले ही छोड़ दो। मैं तो सिगरेट को गालियां दे रहा था। मैं तो सोच रहा था आज बस, जो पी ली वो पी दी, आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। मुझे खुशी थी, आखिर मैं बच सकता हूं। इतनी बड़ी बीमारी का भी इलाज है। लेकिन इसके बाद डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने इतना ज्यादा खर्च बताया था, मैं उसे झेल नहीं सकता था। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था और मेरे पास जो जमीन थी वो भी तो बहुत सस्ती थी, ना उसे मैं बेच सकता था।
मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं। डॉक्टर ने बता दिया था 20 से 30 लाख का खर्च होगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ। मेरे पास तो 1 लाख भी नहीं होंगे और मैं घर पर किससे मदद मांगता। मेरा तो पूरा परिवार ही गरीब था। आखिर अब मैं क्या कर सकता था। इसी बात ने मुझे अंदर से गलाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर बार बार मुझे फोन करता कि मेरा इलाज जल्द शुरू करना होगा, इसकी स्टेजेस होती हैं, वो आगे आगे बदतर होती जाती हैं, फिर इसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन डॉक्टर को कौन समझाए, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं थे। मैं धीरे धीरे घर में घुटता रहता, परेशान। कभी मैं इधर घूमता, कभी उधर, कभी किसी से मदद मांगने की कोशिश करता। सबको मैंने बता दिया था, लेकिन इतने पैसे कौन देता। मैं सबसे कह रहा था कोई भी मुश्किल काम कुछ भी करवा लो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। लेकिन तब मुझे पता लगा ये सिर्फ फिल्मों में होता है। असल में ऐसे पैसे कोई नहीं देता। किसी भी तरह का काम, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार था। मैं मरने वाला था, मरने से मुझे बचना था और मुझे ये पैसे चाहिए थे। लेकिन ये पैसे मुझे कैसे मिलते। लगभग 1 महीना मैंने सब कुछ कर लिया। मैं किसी तरफ से कोई मदद नहीं पा रहा था। हर कोई मुझे ऊट पटांग से आइडिया दे रहा था। कोई बेवकूफ तो मुझे बैंक लूटने की सलाह दे रहा था। मैं एक तरफ मरने वाला था। मैं सोच रहा था बाहर रहकर अच्छी जिंदगी जीकर मरूंगा तो अच्छा रहेगा, जेल में सड़कर भी मरूंगा तो क्या मरूंगा। ऐसी बेवकूफ़ी मैं नहीं करने वाला। मुझे पता नहीं किस तरह के आइडिया दे रहे थे। मैं मर रहा था और डर रहा था, लेकिन लोग तो मेरा मजाक बनाने लगे थे। किसी ने तो ये तक कह दिया था कि हमारी शमशान में एक तांत्रिक है, वो कैंसर का इलाज करता है। मैं उस पर भी हंस रहा था। आखिर तांत्रिक मेरा इलाज कैसे कर सकता है। वो तो खुद शमशान में रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। वो खुद हड्डियां खा खा कर जीवन व्यतीत करते हैं, मांगकर जीवन व्यतीत करते हैं। वो मेरी क्या मदद करेंगे। मैं इसी तरह से धीरे धीरे घुटता जा रहा था। इंतजार करने लगा था कैसे मेरी बीमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल पहले जैसी थी, सिगरेट। मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था। इतना ज्यादा स्ट्रेस, मैं तो और ज्यादा सिगरेट को फूंकने लगा था। मेरे दिमाग में अब ये आ गया था कि अब बीमारी ने पकड़ ही लिया है तो सिगरेट छोड़कर भी क्या करूंगा। वैसे भी इलाज तो मैं करवा नहीं पाऊंगा। लेकिन हर कोई मुझे अलग अलग सलाह दे रहा था। फिर से किसी और ने मुझे उस तांत्रिक के बारे में बताया। ये दूसरी बार था। किसी ने मुझे किसी एक हॉस्पिटल के बारे में नहीं बताया, लेकिन इस तांत्रिक के बारे में मुझे इसके बाद 2 से 3 और लोगों ने भी बताया। क्या सच में वो तांत्रिक शक्तिशाली था? क्या वो कैंसर का इलाज कर सकता था? मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि मैं सोचा करता था अगर वो कैंसर का इलाज कर सकता है तो सब उसके पास क्यों नहीं जाते। लेकिन इस बात ने मेरे दिमाग में एक कीड़ा बिठा दिया था। एक बार तो जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, पता तो लगेगा आखिर वो मेरा इलाज कर सकता है या नहीं, आखिर वो कुछ कर सकता है या नहीं। इसी तरह परेशान होता हुआ एक दिन मैं उस शमशान में पहुंच ही गया। मुझे वहां पर पता लगा वो तांत्रिक शमशान के पीछे सोया ही रहता है। वो बहुत लंबी नींद लेता है। मैं उसके पास गया और वो वहां सो रहा था। मैं उसके पास बैठा। मैं उसके उठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन लगभग 4 घंटे तक मैं इंतजार करता रहा। अंधेरा होने लगा था। वो उठ नहीं रहा था। मैंने कई बार उसे हिलाया, कई बार उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। मुझे तो वो ही मरा हुआ लग रहा था। मैंने सोचा अंधेरा होने के बाद वो उठेगा। शायद तांत्रिक रात को जागते होंगे, अब वो उठेगा। लेकिन 2-3 घंटे और इंतजार करने के बाद वो उठा ही नहीं। वो तो वहां सोया हुआ था, जैसे मरा हुआ हो। उस दिन मैं वहां से आ गया। मैंने सोचा मिलना तो उससे होगा, किसी और दिन मिलूंगा। उसके बाद भी मैं कई बार उसके पास गया, लेकिन वो कभी किसी जगह पर सोया हुआ मिलता तो कभी किसी जगह पर। मैं हमेशा सोचा करता
अगर ये सोया ही रहता है तो इलाज कैसे करेगा। लेकिन 2 हफ्ते बाद वो मुझे जागता हुआ मिला। वो वहां पर बैठा किसी राख में कुछ गिन रहा था। मैंने देखा वो राख किसी अर्थी की थी। वहां पर किसी को जलाया गया था और वो उसमें कुछ ढूंढ रहा था। पहले तो मैं घबराया हुआ एक तरफ बैठा उसे देख रहा था, लेकिन बाद में वो दूर पेड़ के पास जाकर बैठ गया। मैं भी उसके पास गया और उससे बात करने लगा। उसका मुझ में कोई रुझान नहीं था। वो तो उन हड्डियों को गिनने में लगा था। वो तो जैसे अलग ही दुनिया में हो, लेकिन उसने कोई नशा किया हुआ नहीं लगता था। उसकी आंखें बिल्कुल खुली, सपाट, जैसे पूर्ण रूप से केंद्रित उन हड्डियों की तरफ थी। मैंने उसे बुलाने की कोशिश की और उसने भी मुझसे बात करना शुरू कर दिया। उसके पहले शब्द यही थे, क्या चाहते हो? इसके सिवा उसने और कुछ नहीं पूछा। मैं भी उससे कई तरह की बातें करना चाहता था, लेकिन मैं सीधा ही पॉइंट पर आ गया। मैंने उससे कहा कि मुझे कैंसर है और मैं जल्द ही मरने वाला हूं। मैंने सुना है आप मेरी मदद कर सकते हो। क्या आप इस बीमारी को खत्म कर सकते हो? तो उसने कहा कि यह छोटी सी बीमारी है, बड़ी आसानी से इसे मिटा सकता हूं। लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? तुम मेरा क्या फायदा कर सकते हो? तो मैंने उससे कहा कि मैं कुल 2 से 3 लाख जोड़ चुका हूं। वैसे भी मेरी बीमारी पर वो पैसे लगते, वो सब आप ले लेना। तो उस तांत्रिक ने कहा कि पैसों का मैं क्या करूंगा? अगर ये आग में बच जाएं तो मैं रख लूंगा। मैंने उससे कहा कि पैसों को आग में जलाओगे तो वो जल जाएंगे। तो उसने कहा यही तो बात है, वो चीज दो जो जलती नहीं, जो खत्म नहीं होती, जो मिटती नहीं, वही तो मेरे काम की है। मैंने उससे कहा कि ऐसी कौन सी चीज है? मैं हीरे नहीं ला सकता, मैं लोहा ला सकता हूं, वो नहीं जलता। उसने कहा हर चीज खत्म होती है, मुझे वो चीज चाहिए जो खत्म नहीं होती। मुझे उसकी भूख है, मुझे उससे काम है। मेरे काम की चीज तुम दो, तुम्हारे काम की चीज मैं देता हूं। मैं उससे जानना चाहता था ऐसी कौन सी चीज है जो खत्म नहीं होती। मैंने तो ये पढ़ा है, हर चीज जो जन्म लेती है वो मरती है, हर चीज जो बनती है वो खत्म होती है। हर किसी चीज की उम्र होती है, चाहे वो पत्थर हो, लोहा हो, किसी भी तरह का तत्व, कभी ना कभी वो नष्ट होता है। उसने कहा कई चीजें हैं वो नष्ट नहीं होती। तो मैंने उससे कहा कि मैं कोई अमीर नहीं हूं, मैं कोई महंगी चीज नहीं दे सकता। शायद ऐसी कोई चीज बहुत महंगी होगी, मैं नहीं ला सकता। तो उसने कहा यह सबके पास होती है, लेकिन कोई देता नहीं। तुमसे एक सौदा करता हूं, तुम मुझे वो चीज दो, या तो वो 10 दिनों के लिए दो या 2 सालों के लिए। वो मुझे उधार दे दो, तुम्हारा काम कर दूंगा। मैंने उससे कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास भी है और इतनी कीमती है? तो उसने कहा तुम्हारी आत्मा। तुम मुझे 10 दिनों के लिए दे दो या 2 सालों के लिए, दोनों में से एक चुनाव करो। तुम उसे मुझे दे दो और मैं तुम्हारी बीमारी दूर कर दूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें आत्मा कैसे दे सकता हूं? आत्मा तो शरीर के साथ होती है। और तुम्हारा सौदा कैसा है, 10 दिन या 2 साल? आखिर मैं 2 साल क्यों चुनूंगा, मैं तो 10 दिन चुनूंगा। तो वो हंस रहा था। उसने कहा चुनाव कुछ भी हो, लेकिन नतीजा तो वही रहेगा। मैं थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन उसने कहा डरने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा समय चाहिए। तो उस तांत्रिक ने कहा कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे बस तुम्हारी आत्मा का समय चाहिए। कुछ जरूरी काम है, मुझे वो करने हैं। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं डर रहा था, मैं सहमा हुआ था, लेकिन मेरे पास रास्ता कौन सा था? आखिर वो मुझसे मांग भी तो कुछ नहीं रहा था। मेरी आत्मा, क्या वो मुझे मारने वाला था? ऐसा तो मैं कुछ होने नहीं देता। मैंने उससे सौदा कर लिया। ठीक है, 10 दिन।
मैं 2 साल क्यों चुनूंगा जब 10 दिन का मौका है मेरे पास। तो उसने कहा कि तुम्हें 10 दिन यहां पर गुजारने होंगे। इलाज तो तुम्हारा मैं पहले दिन ही कर दूंगा। तुम पता कर सकते हो, पहले दिन ही तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तुम बीमारी को हरा दोगे। उसके बाद 10 दिन मेरे। मैं यहां पर तुमसे काम करवाऊंगा। चिंता मत करो, कुछ भी खतरनाक नहीं होगा। बस तुम्हारी आत्मा उधार चाहिए 10 दिनों के लिए। हम दोनों में सौदा हो गया था। ये वक्त रात का था और उसने कुछ तंत्र विद्या से करना शुरू कर दिया। उसने वहां पर कई इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थी। वो उनसे आग निकाल रहा था, लेकिन वो उसे छू नहीं रहा था। मैं पहली बार तंत्र विद्या देख रहा था, लेकिन मेरी बीमारी मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। मुझे बहुत ज्यादा खांसी आती और रात को भी मुझे सिगरेट पीने की तलब थी। बीमारी के डर से मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीने लगा था। मैं बार बार उठने की कोशिश करता। मैं उससे कह रहा था, 1 घंटा हो गया, मैं बिना सिगरेट पिए नहीं रह सकता, बहुत ज्यादा तलब लग रही है। इसके बाद उसने कुछ मंत्र पढ़े और जैसे मेरी तलब वहीं पर गायब हो गई। 3 घंटे हम वहां पर तंत्र विद्या करते रहे और मुझे सिगरेट पीने की तलब हो ही नहीं रही थी। उसने कुछ तो किया था, बहुत ही आसानी के साथ। उन 3 घंटों के बाद मैं वापस घर आ गया। उसने मुझे कहा था, कल ही चेक करवा लेना, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जब जवाब मिल जाए तो वापस आ जाना, मेरा काम भी करना है। अगले दिन मैं फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर भी थोड़ा सा हैरान था। आखिर मैं अपना चेकअप क्यों करवाना चाहता हूं, आखिर मैं अपने टेस्ट क्यों करवाना चाहता हूं, वो भी हैरान था। इसमें काफी खर्चा होता, लेकिन मैं करवाना चाहता था। मैं मन का भ्रम खत्म करना चाहता था। उस दिन सुबह टेस्ट हुए और शाम तक मुझे मेरा जवाब भी मिल गया। डॉक्टर का चेहरा मुझे सब बता रहा था। उसकी आंखें खुली थी, वो मेरी तरफ देख रहा था। उसके पास मेरे लिए जैसे बहुत सारे सवाल हों, वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसका पहला सवाल यही था, आखिर तुमने कैसे किया? आखिर तुमने बिना इलाज के कैंसर को हरा कैसे दिया? तुम्हारा शरीर तो बिना किसी बीमारी का रह गया। इतनी सफाई कैसे हो गई? हमने कभी ऐसा इलाज नहीं किया, तुमने ये कैसे कर लिया? मैं उसको कुछ बता नहीं सकता था और मुझे मेरे जवाब भी मिल गए थे। उस तांत्रिक ने कुछ तो किया था जिससे मैं उस बीमारी से दूर हो गया था और अब मुझे उसका काम भी करना था। अगले दिन सुबह ही मैं उस शमशान में पहुंच गया। मेरे चेहरे की खुशी देखकर वो भी खुश था। उसने सबसे पहले यही शब्द कहे, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, अब आ जाओ, मेरा काम करो। मैंने उससे कहा कि अब बता दो, मुझे क्या करना होगा? क्या कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं? तुम मुझे मारोगी तो नहीं? अब वो हंस रहा था। उसने कहा, 10 दिन इस शमशान में सोना होगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, यहीं पर रहना, 10 दिन गुजारना, मेरा काम हो जाएगा, फिर वापस चले जाना। ये थोड़ा अजीब सा काम था। मुझे नहीं पता इस शमशान में सोकर मैं क्या करूंगा, लेकिन मैंने वादा किया था। उसने मेरा काम किया था, अब मुझे उसका काम करना था। मैं उसी दिन उस शमशान में बैठ गया। उसने मुझे कुछ खोपड़ियां दी। उसने कहा, इसे पास में रखना और हमेशा यहीं पर रहना। मैं इस शमशान को छोड़कर जाने वाला हूं, तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा और मेरा भी ख्याल रखना। मैं यहीं पास में सोने वाला हूं, मेरा ख्याल रखना, कोई मुझे उठा कर ना ले जाए। मैं मरा हुआ लगूंगा, लेकिन किसी को हाथ मत लगाने देना। इतना कहने के बाद वो मेरी एक तरफ लेट गया। वो जैसे सो चुका था। मैंने देखा उसने तो सांस लेना भी बंद कर दिया है। उसका शरीर ठंडा हो गया था। मैं डर गया, कहीं वो मर तो नहीं गया। लेकिन मैं
ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन तब मैं यहां पर सोचने लगा, मैं खाने के लिए यहां कुछ लाया ही नहीं। मैं यहां इतने दिन कैसे गुजारूंगा? यहां तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता था? मैंने सोचा यहां आसपास से जो भी गुजरेगा उससे खाने के लिए कुछ ना कुछ मंगवा लूंगा। कहीं भीख मांग कर ही 10 दिन तो गुजारने हैं। कोई यहां आएगा, मैं मांगना शुरू कर दूंगा। 10 दिन इसी तरह से निकालूंगा। इसी तरह से शाम का वक्त हो गया था। लेकिन बड़ी अजीब बात, मुझे भूख ही नहीं लगी। ये कैसे? सुबह का मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन मुझे भूख लग ही नहीं रही थी। वो तांत्रिक मेरे पास लाश की तरह पड़ा था। वो सांस भी नहीं ले रहा था। मुझे उसकी रक्षा 10 दिन तक करनी थी। मैं जानता था। मैं यहां आसपास घूमने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत इस शमशान से बाहर जाकर आऊं तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो मेरे लिए सबसे अजीब एहसास था। मैंने जैसे ही शमशान से बाहर एक कदम रखा तो जैसे बहुत अंधेरा हो गया। मैं पीछे मुड़कर देख रहा था तो मुझे शमशान नजर आ रहा था। शमशान के बाहर जैसे सब कुछ काला। ना तो वहां पर सड़क थी, ना ही आसपास के पेड़। ये तो जैसे खाली सी दुनिया थी। ये कैसे? ये तो जैसे किसी और दुनिया में आने जैसा एहसास था। मैं आगे चलकर ये देखना चाहता था कि आगे भी वही है। ये काली सी दुनिया जहां कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ मैं और कुछ नहीं। काफी पीछे मुझे शमशान नजर आ रहा था, जैसे वो सारी दुनिया शमशान में सिमट गई थी। शमशान से बाहर मैं नहीं आ सकता था। मैं भागता हुआ शमशान के अंदर गया। मैं डरा हुआ उस तांत्रिक की शक्तियों का एहसास पा रहा था। मैं जानता था 10 दिन अब इस शमशान से मैं बाहर नहीं जा सकता। और सुबह से मुझे भूख भी नहीं लगी, तो मुझे नहीं लगता 10 दिनों तक कुछ होने वाला है। मुझे 10 दिन यहीं इसी तरह से गुजारने हैं। पहला दिन तो इसी तरह से डरा सहमा सा गुजरा। लेकिन दूसरे दिन बहुत तेज आंधी आई। पानी जैसे बरसता जा रहा था। क्या ये मेरे शहर के हालात थे? इतनी बारिश तो यहां कभी नहीं पड़ती। पूरे शमशान में पानी भर गया था, 2 फुट ऊपर तक। वो तांत्रिक का शरीर वहीं पानी के नीचे पड़ा था। मैं जानता था वो सांस नहीं ले सकता। इतनी देर पानी में रहने के बाद वो तो सड़ने लगेगा। लेकिन वो वहीं पर जमा हुआ था। वो जिंदा था या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन इतनी बारिश, जैसे सारी बारिश उस शमशान में हो रही थी। मैं घबराया हुआ कभी उसके शरीर को ऊपर करने की कोशिश करता ताकि वो मर ही ना जाए। मैं जानता था वो ही मुझे इस शमशान से बाहर ला सकता है। बाहर की तो दुनिया ही जैसे खत्म हो गई थी। मुझे बाहर पेड़ तो नजर आते, लेकिन जैसे ही मैं शमशान से बाहर पैर रखता, काली दुनिया, कुछ नहीं, बिल्कुल सपाट। पहला दिन भीगते हुए इस तरह से गुजरा। पानी तो मेरे ऊपर पड़ा, लेकिन मुझे ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। मैं दूसरे दिन भी इसी का इंतजार कर रहा था। दूसरे दिन यहां बर्फ गिरी। मेरे शहर में बर्फ नहीं गिरती, आसमान से बर्फ गिर रही थी। आज मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, लेकिन इतनी बर्फ में इतनी ठंड नहीं लग रही थी कि मैं कंपकपाऊं। मुझे बस थोड़ा सा एहसास हो रहा था कि ठंड बढ़ रही है। मैंने कोई कपड़े नहीं पहने थे जैसा मुझे उस तांत्रिक ने बताया था, लेकिन फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी। पूरा दिन बर्फ पड़ती रही और यहां पर बर्फ के ढेर लग गए थे। ये बहुत अजीब सा एहसास था। मैं बंधक बन गया था, लेकिन 2 दिन मैंने इसी तरह से गुजार दिए थे। ना तो 2 दिनों में वो तांत्रिक उठा, ना ही मैं इस शमशान से बाहर गया। ना मुझे भूख लगी, ना मेरे शरीर ने कोई संकेत दिए। तीसरा दिन धूप कड़क की थी। वहां आसपास जैसे रेत उड़ रहा था।
मेरे शहर में ऐसा भूरे रंग का रेत कैसे आ गया? ये तो रेगिस्तानी रेत था। आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर यहां हो क्या रहा है? मैं घबराया हुआ किसी से पूछ भी नहीं सकता था। ना तो कोई इस शमशान में आ रहा था, ना ही इस शमशान से कोई बाहर जा रहा था। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? तीसरा दिन इस गर्मी में मेरा निकला, लेकिन मेरे शरीर से पसीने की एक बूंद तक ना निकली। अब मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास तो हुआ था, लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं। आने वाले कई दिन बहुत ही अजीब से थे। कभी बहुत ज्यादा ठंड होती तो कभी पूरा दिन दुर्गंध आती ही रहती। इस तरह एहसास हो रहा था जैसे मैं हमारी दुनिया में नहीं कहीं और हूं। हर दिन कुछ अलग। इसी तरह से 9 दिन गुजर चुके थे, लेकिन 10वां दिन तो सबसे अजीब था। 10वें दिन मैंने देखा, सुबह उठते ही आसपास के पेड़ जैसे हिल रहे थे। वो अपनी जगह पर नहीं हिल रहे थे, वो शमशान के आसपास घूम रहे थे। मैं पेड़ों को जैसे चलता हुआ देख रहा था। मैं डरा हुआ शमशान के अंदर पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। मैं ऐसा नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या मेरी आंखों का भ्रम है, या उस तांत्रिक ने ऐसा जादू किया है कि मैं पागल हो रहा हूं, यहां फंसा हुआ जहां से मैं बाहर नहीं जा सकता। 10वां दिन, आखिरी दिन। क्या मैं पागल हो चुका हूं? क्या उसने मेरी आत्मा को बंदी बना लिया है? मैं क्या करूं? कैसे करूं? वो भी तो मेरे सामने लाश की तरह पड़ा है। लेकिन अब शमशान के अंदर कुछ लोग आ रहे थे। मैं खुश हो गया, आखिर यहां कोई आ रहा है, कोई मेरी मदद करेगा। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आए, मुझे पता लग गया वो इंसान नहीं थे, वो जैसे मृत शरीर थे। उनके चेहरों पर बहुत बड़े कट के निशान, उनके काले चेहरे जैसे बिना खून के हों। वो जिंदा इंसान नहीं थे। मैंने उन्हें बुलाने की बहुत बार कोशिश की, वो तो मेरी तरफ देख तक नहीं रहे थे। मैं घबराया हुआ वहीं खड़ा ये सोच रहा था कि आज मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। मेरा क्या होगा? क्या मैं यहां बंदी हूं? 10वां दिन खत्म होगा तो क्या होगा? पूरा दिन इसी तरह अलग अलग तरह की घटनाएं होती रहीं। कभी मैं खुद को पागल मानता तो कभी मुझे खुशी होती ये 10वां दिन है। लेकिन 10वां दिन भी गुजर गया। 11वें दिन वो तांत्रिक खुद ब खुद उठ गया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, मेरे चेहरे पर भी मुस्कान थी। मैं खुश था। वो उठ गया। मैं उसके पास गया और उससे कहने लगा, 10 दिन हो गए, मुझे जाना है, मैं पागल हो जाऊंगा। यहां क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुमने भी मेरा काम कर दिया, तुम अब आजाद हो। ये 10 दिनों का काम था और हो गया। मैं वहां से अपने कपड़े लिए बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं डरा हुआ शमशान से बाहर पैर रखते वक्त कांप रहा था। लेकिन तब तांत्रिक ने पीछे से आवाज लगाई, तुम जा सकते हो, फिक्र मत करो, अब तुम्हें वैसी काली रोशनी नजर नहीं आएगी, ये तुम्हारी दुनिया है। मैंने शमशान से बाहर पैर रखा और सब कुछ सामान्य। पहले भी तो ऐसा था। सामने की सड़क पर मैं पहुंच चुका था, आसपास के घर। मैं जैसे अपनी दुनिया में आ गया था। मैं जाते वक्त बस उस तांत्रिक से इतना कह रहा था कि तुमने मुझे 10 दिन या 2 साल का समय दिया था। मैंने तो 10 दिन चुने। क्या अगर मैं 2 साल चुनता तो तुम मुझे इसी तरह से 2 साल यहां रखते? तो वो तांत्रिक मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। इतना कहने के बाद वो तांत्रिक जैसे उस शमशान के अंदर कहीं चला गया। मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और मैं देख रहा था आसपास के कई घर बदले हुए थे। ये मेरा ही शहर था, लेकिन घर बदले बदले से लग रहे थे। मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था जहां पर मैं रहता था। मैं वहां पर गया तो वहां भी कुछ अजीब, जैसे मेरा घर पुराना सा हो गया था। मैं वहां घर की तरफ जा रहा था
तो मुझे आसपास के लोग घूर घूर कर देखने लगे थे। मैं पागलों जैसा लग रहा था क्या? मैंने अपने सर पर हाथ रखा तो मेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए थे। मेरी दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। 10 दिनों में इतने लंबे बाल, इतनी लंबी दाढ़ी। मैं घर पहुंचा और अपने बेड पर आराम करने लगा। मेरा बेड मिट्टी से भरा पड़ा था। मैं शाम के वक्त घर से बाहर निकला तो मुझे जान पहचान वाले कई लोग मिले। वो सब मुझसे यही कह रहे थे, तुम शमशान में क्यों रह रहे थे? क्या परेशानी हो गई थी? अब वापस क्यों आ गए हो? मैं हैरान। उनको पता लग गया था, लेकिन वहां तो कोई आया ही नहीं। मैंने किसी को नहीं देखा था। किसी को पता कैसे लग गया? लेकिन आगे जाकर जब मेरे हाथ में अखबार पड़ी तो मैं हैरान हो गया। ये आज की अखबार थी और 2 साल बीत गए थे। मैं वहां 10 दिन नहीं 2 साल रहा था। क्या इतना लंबा समय? मैं जान गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं भागता हुआ उस तांत्रिक के पास गया और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने उससे कहा, क्या 2 साल बीत गए हैं? इतना लंबा समय ये कैसे गुजरा? तो उसने कहा कि तुमने 2 साल मेरे शरीर की रक्षा की। तुम यहीं पर रहे। तुम्हें नहीं पता यहाँ कितने लोग आते थे और तुम्हें पागल समझकर यहाँ से चले जाते थे। 2 साल बीते हैं तुम्हारे और मैं इन 2 सालों में पूरी दुनिया घूम आया। कहीं मैं बर्फीले इलाके में गया तो कहीं बारिश वाले इलाके में, कहीं तो मैं सड़े हुए मुर्दा घरों में घूमा। मैंने पूरी दुनिया घूम ली और तुमने मेरी इसमें मदद की। मैं बहुत कुछ देखना चाहता था, मैं देख आया। उसके बाद वो तांत्रिक गुस्सा हो रहा था। उसने कहा, तुम्हारा काम हो चुका है। तुम्हें शमशान में आने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो लोग कंधे पर उठाकर शमशान खुद ही ले आएंगे। अब जाओ यहां से, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। मैं वहां से तो आ गया था, लेकिन मैं ये जान गया था कि इस तंत्र में कुछ अलग था। मैं यहां 2 साल गुजार चुका था। उसके बाद मैं दोबारा कभी उस शमशान में नहीं गया। ये मेरी जिंदगी का बहुत ही अजीब सा अनुभव था। मैं उस शमशान में दोबारा नहीं जाना चाहता था। मेरी बीमारी खत्म हो गई थी। मुझे सामान्य जिंदगी जीनी थी और इस याद को अपने सीने में ही समा कर रखना था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही लंबी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। आपकी ज़्यादा कमेंट से ही मैं लॉन्ग स्टोरीज लेकर आता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।